अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदलीब आपके साथ एक दफ़ा फिर अब इस्लामाबाद से मुखातिब हूं। एक तवील तजर्बे के बाद, बॉर्डर लाइन से रिपोर्टिंग के बाद मैं मौजूद हूं राजा अमर अब्बास साहब के साथ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मोस्ट अवेटेड फ़ैसला मैं इसको कहूँगा। पहले आया, फिर आया ही नहीं और फिर आ गया। आपने ट्वीट की थी कि कुछ मुझे इस फैसले में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। मरियम सर बच गई हैं, जो मैन किरदार थे जिन्होंने इदारों को मिलान किया, तो क्या कहेंगे? मरियम इससे पहले भी इसी सुप्रीम कोर्ट में जब ज़मानत की बात आई थी तो पूरा फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ था, सब कुछ लिखा, लेकिन एंड में उन्हें रिलीफ दे दिया गया। और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि खोसा साहब की बहुत सी जजमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि वो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। बहुत कुछ उन्होंने कहा, ख़ासकर जब पैनामा की जजमेंट आई जिसमें उन्होंने कोट किया कि जनाब बिहाइंड एवरी बिग फॉर्च्यून देयर इज़ अ क्राइम, जहाँ पे उन्होंने कोट किया कि किस तरीके से गॉड फादर ऑपरेट करता है, जहाँ पे उन्होंने कोट किया कि ये जो हम जजमेंट्स दे रहे हैं इसको किसी हम डार्क एली में या किसी बंद गली में छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बरक्स ये जो मौजूदा आज की जजमेंट आई है जिसमें डायरेक्टली जो आला अदलिया थी उस पर एक फोर्स्ड और फैब्रिकेटेड वीडियो के ज़रिए एक बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की गई थी मरियम बीबी की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि मैंने कहा था कि मैं इंतहा तक जाऊंगी। और ये वो किन से कह रही थी? वो इन्हीं अदारों से, सुप्रीम कोर्ट से कह रही थी कि मैं इंतहा तक जाऊंगी और अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो ये एक वीडियो नहीं है, इस तरह की मज़ीद मेरे पास वीडियोज़ हैं जिसको अगर मैं सामने लेके आ गई तो फिर इस आला अदलिया के वक़ार पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नज़र आ जाएगा। जब ये तमाम बातें मरियम बीबी ने की और वो वीडियो चलाई वहाँ पे, तो फिर लोगों को दोबारा से याद आ गया कि वाकई ही मरियम बीबी जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि जो अदलिया फ़ैसले दे रही है इसके पीछे कुछ और है, और वो 28 जुलाई के नैरेटिव को लेके चली। अब उसके साथ ही उन्होंने अदालत में जो उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे उसमें जो अपीलें लगी थी उसमें उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो आप उसको नल एंड वॉइड करार दें और मियां नवाज़ शरीफ को फ़ौरन से पेशतर छोड़ दें। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैटर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इस केस की सुनवाई होती है। अब इस केस के 2 या 3 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि वो जो जज अरशद मलिक है उसने करप्शन की है, वो शरीफ फैमिली के साथ मिला हुआ है और ये चीज़ साबित हो चुकी है। तो अगर वो मिला हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी है? अगर उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होनी है, हम बीइंग ए लॉ स्टूडेंट्स तमाम पाकिस्तान को पता है कि मुतलका हाई कोर्ट उसके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है। और वो ख़ुद भी इस कार्रवाई के लिए तैयार होगा क्योंकि वो जानता है कि उसके नज़दीक अब नौकरी की कोई हैसियत नहीं, उसने इतना कुछ पकड़ लिया होगा, इतना माल ले लिया होगा कि वो अब नौकरी के लिए नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जजमेंट में ज़्यादा जो हमने देखा वो फोकस था कि जनाब अरशद मलिक ने ये कर दिया। अरशद मलिक सब जानते हैं उसने क्या किया, लेकिन जो असल काम किया कि उसने किसके कहने पे किया, उसने ये सब कुछ क्यों किया, किसको खुश करने के लिए किया, कौन से सियासी इसमें ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको उसने ऊपर लेके आना था, कौन सी वो सोच थी। ये पैसा खाली अगर केसेस को ठीक करने के लिए या ये वीडियोज़ होती तो ये वीडियोज़ अदालत में अभी तक जमा हो गई होती। ये वीडियोज़ आई थी, ये जो मरियम बीबी ने प्रेशर किया था, ये किया था कि आला अदलिया को और इस मुल्क के दीगर अदारों को बदनाम किया जाए। तो हम समझ रहे थे कि खोसा साहब जिन्होंने पहले दिन कहा कि इस मुल्क की अदलिया को इतना कमज़ोर ना समझें, वो इस तरफ मेजर इस केस का फोकस होगा कि जनाब ऐसा कोई कॉन्विक्ट जो सज़ा याफ्ता हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो या दूसरा हो, उसको कतई इस किस्म की इजाज़त नहीं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर ले और जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी किस्म की वीडियो ले आए। आज तो ये वीडियो थी, खुदा न खास्ता इस वीडियो में कुछ और होता तब भी क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन ना लेती मरियम बीबी के ख़िलाफ़, जैसे आज उन्होंने नहीं लिया। तो बात ये आ रही है कि जनाब असल जो
केसेस की अपील्स के हद तक था, हम पहले दिन से जानते हैं। आप ही के शो में मैंने कहा था कि उसका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरिट्स पे करेगी, उन अपील में देखेगी कि आया उन्होंने वो रसीदें दी हैं, वो मनी ट्रेल दिया है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए हैं, तो फिर तो दुरुस्त है, अदरवाइज़ उनका केस बिल्कुल वैसे चल रहा था। तो आज जब जजमेंट आती है तो हमें थोड़ी सी उसमें एक अधूरापन नज़र आया। वो अधूरापन कि जनाब उसमें मरियम बीबी जो इस पूरी चीज़ को ऑर्केस्ट्रेट कर रही थी, पूरा डिज़ाइन से लेके आई थी, एक सोची समझी एक साजिश के तहत लेके आई थी, उनकी हद तक बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली गई, उनकी हद तक कुछ भी नहीं कहा गया। तो इससे ऐसे है कि कल को कोई भी शख्स जब उसे सज़ा होगी तो वो जाके कोई इस किस्म की बात कर दे तो अदालत उसको कहेगी ठीक है जनाब, आपको तो ये हमने लाइसेंस दिया हुआ है, आप ये कर लीजिए और बाकी आपकी अपील में देखा जाएगा। अब जो ज़्यादा इस जजमेंट में फ़ोकस किया गया कि जनाब कैसे वो जो वीडियो है वो कानून शहादत का हिस्सा बनेगी, कैसे वो जनाब अदालत में पेश होगी। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट मैं समझता हूँ तमाम लॉयर्स जो क्रिमिनल साइड पे काम करते हैं उनके इल्म में है कि इस किस्म का जब एविडेंस आता है तो उसको किस अंदाज में अदालत में ले जाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर वो 5 पॉइंट्स बनाती रही है तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं कोई इतने मौसर पॉइंट्स नहीं थे, ये तमाम पॉइंट्स बज़ाहिर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ख़त्म करना चाह रही थी, वो उसको जो उसकी असल चीज़ थी उस तरफ ले जाना ही नहीं चाह रही। और मुझे लग रहा है कि ये जो तमाम जजमेंट्स आई हुई हैं बशमूल पनामा के, मनी लॉन्ड्रिंग के, और अगर इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इसकी जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट है वो यही है कि इस मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन जजमेंट्स में लिखा था कि अदारों की बहुत तनज़्ज़ुली हो चुकी है, उन्हें हम मजबूत करना चाहते हैं। तो बज़ाहिर लग रहा है कि ऑल्दो साकिब निसार साहब बड़े एक्टिव थे लेकिन खोसा साहब एक बड़े धीमे अंदाज में चल रहे हैं। उनका मेन फोकस जोन सा है वो फोकस ये है कि जनाब कोई मॉडल कोर्ट्स बन जाए जिसमें कोई एक आध आप कत्ल का केस चला दें या वो इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए आप एविडेंस रिकॉर्ड करें। लेकिन खोसा साहब जो जजमेंट्स दे के गए हैं, अगर वो रिटायरमेंट से पहले, मेरी ज़ाती राय है कि मॉडल कोर्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मुल्क में अब मॉडल एहतसाब की अदालतें बननी चाहिए। आबिद साहब ये जो इतने बड़े बड़े केसेस हैं, ये जो रोज़ हम टीवी पे देखते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का आज केस पकड़ लिया, आज हम देख रहे हैं कि जी वो चौधरी शुगर मिल्क में करोड़ों रुपए के शेयर्स ख़रीद लिए जाते हैं। ये सिर्फ टीवी पे लाने के लिए नहीं, ये अगर इस कमज़ोर अदालती सिस्टम के उसमें चले जाते हैं तो यकीन कीजिए कि उसके बाद 6 साल 7 साल 5 साल अगर ये पड़े रहेंगे तो इन केसेस में भी वही काम होगा कि जो पुराने केसेस में होता था। तो आपके इस इवन वीडियो के तवज्जुह से मैं खोसा साहब से रिक्वेस्ट ये होगी कि जनाब आप छोड़िए, वो ठीक है मॉडल कोर्ट्स अपनी जगह काम करती रहेंगी, एक शख्स का कत्ल है लेकिन यहाँ पे पूरी जो हमारी सोसाइटी है उसका माशी कत्ल हो रहा है। तो आप अगले 2 4 5 महीने जो आपके पास हैं, आप नैब की क्यों नहीं 10 से 12 अदालतें बना देते। पूरे इस्लामाबाद में एक नैब की अदालत इस वक्त मौजूद है और उन 10 से 12 अदालतों में आप डायरेक्शन दें कि नैब जो आके बड़े टीवी पे रोज़ दिखाती है एक केस, फिर वो केस जाके बंद हो जाता है 6 महीने के लिए, फिर एक नई चीज़ आ जाती है, ये जिसको कहते हैं कि उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, उसको लंबा करते हैं कि केसेस ख़राब हो जाएं और खोसा साहब रिटायर हो जाएं। तो एक ऐसी डायरेक्शन दें कि अगले 6 महीनों में नैब माँ सिवाय इन 10-12 मेगा केसेस के अलावा कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, कोई और तहकीकात नहीं करेगा, इनको 1-2 माह में रेफरेंस तैयार करेगा। सुप्रीम कोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को लिखे कि जनाब इस मुल्क में जजेस की कमी नहीं है, सैकड़ों हज़ारों सेशन जजेस मौजूद हैं, 12 जजेस आप बिठाएं, 12 आप उनको केस दें और आवाम को इस चीज़ से निकालिए। आप फ़ैसला करें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, आप फ़ैसला करें एमन फीड के केस में, आप फ़ैसला करें चौधरी शुगर में के केस में, आप फ़ैसला करें रमज़ान शुगर के केस में, आप फ़ैसला करें आसिफ अली जरदारी के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। लेकिन अगर आप ये नहीं काम करते तो फिर जो आप वो जजमेंट्स दे के जा रहे हैं जिसमें आपने कहा था कि मुझे राज़नों की फ़िक्र नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, जिसमें आपने कहा था कि हम इसको किसी बंद गली में नहीं छोड़ेंगे,
लेकिन अगर आप उसके अपनी ही जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना करा सके, उसकी बेसिक थीम, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स, तो फिर बाद में ये जजमेंट्स एक नावल की तरह तो देखा जाएगा। खोसा साहब की एक बड़ी मशहूर किताब है जजिंग विद पैशन, लेकिन ये पैशन सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक नहीं होना चाहिए, ये पैशन इस मुल्क के लिए होना चाहिए, इस मुल्क की कौम के लिए होना चाहिए, इस मुल्क से ये करप्शन का नासूर ख़त्म करने के लिए ये पैशन होना चाहिए। कि ये ना हो कि ये पैशन सिर्फ आप अपनी जजमेंट पढ़ के खुश हो जाएं कि जनाब मैंने फ़लाने केस में बड़ा फ़ैसला कर लिया। देखिए, क्रिमिनल केसेस कोई इतने बड़े मुश्किल केसेस नहीं होते कि उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा जूरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत होती है। जूरिस्प्रूडेंस की या इस मुल्क में अगर जुडिशरी की और कुछ ऐसे फ़ैसलों की ज़रूरत है तो वो ये फ़ैसले हैं कि आपने किस अंदाज में इस मुल्क को जो पीछे धकेला गया करप्शन के ज़रिए, उसको आपने इस मैनेज को रोकना है और उसकी बाबत आपने क्या क्या इक़दाम उठाए। क्योंकि आप ना सिर्फ एक जज हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं। इस मुल्क की तमाम मुताहिद अदलिया आपके नीचे आती है। तो क्या वजह है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि एक जज पूरे इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, इससे पहले भी था, और क्यों नहीं 15 जजेस के आप ऑर्डर करते। और जैसे मैंने कहा कि 15 जजेस को कहें कोई और केस नहीं चलाना, ये 15 मेगा केसेस हैं, इनका फ़ैसला आप अपनी रिटायरमेंट से पहले करवा के जाएं, तो यकीन कीजिए इस कौम पे जस्टिस आसिफ सईद खोसा का एक बहुत बड़ा एहसान होगा। और अदरवाइज़ अगर वो मॉडल कोर्ट्स को ही लेके चलते रहे तो फिर ये जो अकाउंटेबिलिटी का और हमारा अदालती निज़ाम है, मैं नहीं समझता कि ये किसी किस्म की एहतसाब के अमल को आगे लेके चलेगा और वाकई ही एक कोई अच्छा एहतसाब होगा। सर लास्ट कमेंट कर दीजिए। इसके मरियम ने कहा था कि कुछ और वीडियोज़ में मैंने लोगों के पास रखी हुई हैं, एक ये, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बिल्कुल इससे अलग नहीं कर दिया? 100% अलग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को अब मुझे समझ नहीं आती कि क्यों जिक्र नहीं करती, क्यों इन चीज़ों से आंखें बंद कर रही है। जैसे मैंने कहा कि अगर एहतसाब का अमल यहाँ पे इस हमारे जो पुराना अदालती निज़ाम है, एक कमज़ोर अदालती निज़ाम है जहाँ पे जजेज़ आपके सामने हैं, किस अंदाज़ में पैसे पकड़ते हैं, किस अंदाज़ में सज़ा देने के बाद जाती उम्रा चले जाते हैं, किस अंदाज़ में वो मक्का चले जाते हैं, किस अंदाज़ में लैंड क्रूज़र आ जाती है, किस अंदाज़ में करोड़ों का चेक आ जाता है। तो इसके बारे में अगर सख्ती से, क्योंकि देखिए ये एक जज अगर कर रहा है तो मुमकिन है ये चीज़ कोई दूसरा जज भी हो, किस अंदाज़ में ये जज की अपॉइंटमेंट होती है। क्या लाहौर हाई कोर्ट जिसने इस जज का नाम दिया था, जिसको फरमाइश पे लाया गया था, क्या लाहौर हाई कोर्ट को नज़र नहीं आ रहा था? क्या उनके अंदर इतनी फ़हम फरासत नहीं कि लोगों की मर्ज़ी पे, लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ की मर्ज़ी पे जजेस लगाए जा रहे हैं? तो अगेन मेरा क्वेश्चन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि छोड़ दें खोसा साहब, कत्ल के मुलजिम भी बाहर आ जाएंगे, दूसरे भी आ जाएंगे। खुदारा ये जो 15 केसेस हैं इसको अपने होते हुए डिसाइड करवाएं, अपने होते हुए यहाँ पे 15 अदालतें खुलवाएं। ये एक अदालत की बस की बात नहीं, और फिर आपको तारीख़ में बहुत सुनहरे हरूफ से याद रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, इससे मुदल्लल, इससे मुफस्सल फ़ैसले पे जो तज्ज़िया है वो आमिर अब्बास साहब के अलावा कोई नहीं हो सकता। हमारी तरफ से फ़िलहाल यही कुछ। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।